नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में यह हमारी समीक्षा अधिकारी की संस्कृति आईएएस की 10वीं टेस्ट सीरीज है। 9 टेस्ट सीरीज हमने कवर कर ली हैं, जिनकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां से आप लोग देख सकते हैं। और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम अभ्यास से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये हमारी 10th आपकी ये टेस्ट सीरीज है संस्कृति आईएएस की। चलिए चलते अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण माना गया है। अभिकथन में क्या कहा गया है? मध्यकाल में दक्षिण भारत में शैव और वैष्णव संप्रदायों द्वारा बौद्ध धर्म की आलोचना की गई। जो मध्यकाल है उसमें दक्षिण भारत में क्या शैव और वैष्णव संप्रदायों द्वारा बौद्ध धर्म की आलोचना की गई? कारण में क्या कहा गया है कि बौद्ध धर्म में बोधिसत्व को हिंदू देवताओं को से श्रेष्ठ बताया गया है। हाँ, तो ये दोनों आपके कथन बिल्कुल करेक्ट हैं। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व को हिंदू देवताओं से श्रेष्ठ बताया गया है, इसीलिए शैव और वैष्णव संप्रदायों द्वारा बौद्ध धर्म की आलोचना भी की गई थी। तो इसकी व्याख्या भी आपकी कर रही है। तो आपका जो इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मौर्यकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? युवराज, पुरोहित, तीर्थ, मंत्री। ये आपका गलत है। सबसे पहले आता है तीर्थ। तीर्थ, फिर आता है मंत्री, फिर पुरोहित, फिर युवराज आता है। तो ये आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मौर्य काल में जो शीर्ष अधिकारी होता था वो तीर्थ कहलाता था, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा या मुद्राएं सातवाहन शासकों द्वारा चलाई गई थी? पहला है सीसा, तांबा, कांसा, प्रोटीन। तो इसमें करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा, ये आपके चारों करेक्ट हो जाएंगे। शीशा भी चलाया गया था, तांबा की और कांसा और प्रोटीन, ये चारों की मुद्राएं सातवाहन शासकों द्वारा चलाई गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक अभिकथन दिया गया है, दूसरा दिया गया है कारण। गुप्त काल में भूमि कर की संख्या में वृद्धि हुई थी। कारण में है, इस काल में राज्य उपज का एक तिहाई भाग लेता था। एक तिहाई भाग लेता था। तो इसमें करेक्ट बताना है, आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो इसमें आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ए तो करेक्ट है, बट आर कारण क्या है वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ए सत्य है पर किंतु आर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकों की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई थी? हर्षवर्धन द्वारा कौन सी पुस्तकों की रचना की गई? तो इसमें सबसे पहले आपकी आती है प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका जो है वो हर्षवर्धन द्वारा रचित पुस्तक थी। रत्नावली भी हर्षवर्धन द्वारा रचित पुस्तक थी। और नागानंद, ये भी हर्षवर्धन द्वारा रचित पुस्तक थी। लेकिन जो हर्षचरित थी, ये किसने लिखा था? तो ये बाण भट्ट ने लिखा था। बाण भट्ट ने लिखा था। तो इसमें आपका पहला, दूसरा और तीसरा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, इसमें संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति का कारण प्रकृति और पुरुष को माना गया है। दूसरा है, इस दर्शन के अनुसार यथार्थ ज्ञान की मोक्ष प्राप्ति का मुख्य मार्ग है। तो इसमें बताना है कौन सा कथन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आपके दोनों कथन क्या हैं? करेक्ट हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा किया गया था। दूसरा कथन है, यह मंदिर मूल रूप से भगवान शिव को समर्पित है। तो इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा आपका?
तो करेक्ट आपका पहला तो करेक्ट है, पहला ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट है, दूसरा ऑप्शन क्या है इसका इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, जो कंबोडिया में जो अंकोर वाट मंदिर है ये कंबोडिया में स्थित है। ये दुनिया का 8वां अजूबा भी माना जाता है। ये 12वीं शताब्दी बिल्कुल करेक्ट है, राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। लेकिन इसमें जो है शिव भगवान शिव को समर्पित नहीं है, भगवान शिव को समर्पित नहीं है, ये ध्यान रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक तरफ साहित्य और पुस्तकें दी गई हैं, एक तरफ उनके लेखक दिए गए हैं। पहला है तारीख ए हिंद। तारीख ए हिंद के लेखक कौन है? तो तारीख ए हिंद के लेखक हैं अल बरूनी। इसमें बताना है एक कौन सा आपका करेक्ट नहीं है। दूसरा है आईने अकबरी। आईने अकबरी के जो लेखक हैं वो अबुल हसन है, बिल्कुल करेक्ट है। शाहजहां नामा, शाहजहां नामा के जो पुस्तक के लेखक हैं वो इनायत खां हैं, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, फिर क्या है तुजू के बाबरी। तुजू के बाबरी के जो पुस्तक के लेखक हैं वो कौन से हो जाएंगे? तो गुलबदन बेगम ने नहीं करी थी, ये स्वयं बाबर ने करी थी, ये ध्यान रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश के शासकों का सही कालक्रम के अनुसार क्या व्यवस्थित करना है, उनको ये ध्यान रखना है। तो मोहम्मद शाह, पहला कौन सा है आपका? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है आपका 1719 से 1748 तक। फिर किसका आया है? फर्रुख शेर। फर्रुख शेर का टाइम पीरियड क्या रहा है? फर्रुख शेर का रहा है 1713 से 1719। फर्रुख शेर के बाद मोहम्मद शाह का शासन आ गया था, इसीलिए 1719 से 48 इनका टाइम पीरियड रहता है, और 1713 से 1719 ये कम दिन तक रहे हैं, 6 वर्ष इन्होंने शासन किया है फर्रुख शेर ने। जहांदार का आता है 1712 से 1700 एक मिनट 1712 से 13, ठीक है, ये बस एक साल इनका रहा है। और बहादुर शाह का प्रथम जो है उनका टाइम पीरियड रहा है 1707 से 1712। अब इसमें देखते हैं कौन सा इसमें सही, देखेंगे कौन सा आपका सही क्रम है। तो सबसे पहले है आपका 1707, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा 12, तो ऑप्शन 4 और 3, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, तो मुगल वंश के शासक का जो क्रम है, सबसे पहले आते हैं औरंगजेब 1658 से 1707, बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712, जहांदार शाह फर्रुख शेर, मोहम्मद शाह अहमद शाह आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, इन सब का मुगल काल में रहता है मुगल शासन। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका विजयनगर साम्राज्य से। विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, इसमें राज उपज के 2/3 भाग को भूमि कर के रूप में वसूलता था, क्या करेक्ट है? तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इस काल में भिखारियों, मंदिरों व वैश्याओं पर भी कर लगाए जाते थे, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन इसका बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है एकता प्रथा से। एकता प्रथा क्या है? तो दो कथन दिए गए हैं, दो इसमें कथन है, उसमें देखना है कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो इस प्रथा में के अंतर्गत किसी भी अधिकारी को उसके वेतन के बदले उसे प्रदान किए गए क्षेत्र के भूमि को प्रदान किया जाता था। हाँ, ये बिल्कुल आपका करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसकी शुरुआत जो थी वो बलबन ने नहीं करी थी, इसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने करी थी। इल्तुतमिश ने इसकी शुरुआत करी थी, ध्यान रखना है। इसमें जो करेक्ट हो जाएगा आपका पहला करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं लिखी थी?
किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं लिखी थी, ध्यान रखना है, सिकंदर लोदी ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो सूचियां हैं उनको मिलान करना है, एक तरफ विद्रोह दिए गए हैं, एक तरफ स्थान दिए गए हैं। अहोम विद्रोह बताया है, अहोम विद्रोह कब हुआ था? स्थान दिए हैं, अहोम विद्रोह का जो स्थान है आपका वो असम पड़ता है, असम। चुआर विद्रोह का जो स्थान है वो बंगाल पड़ता है, चुआर का। रामोशी का पड़ता है महाराष्ट्र, और कोल का पड़ता है छोटा नागपुर, पठार। चलिए इसमें जो करेक्ट होगा तो ए का 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, बी का आपका हो जाएगा 1, तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, कथन दिए गए हैं। पहले कथन में कहा गया है कि प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन हेतु वर्ष 1748 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। तो बताना है आपका करेक्ट कौन सा है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। जो 1784 में वारेन हेस्टिंग के सहयोगी सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी गई थी की थी, ये याद रखना है। एशिया एशियाटिक जो सोसाइटी की स्थापना थी वो किसने की थी? तो विलियम विलियम जोन्स ने की थी। ये वारेन हेस्टिंग के सहयोगी ही थे, ये ध्यान रखना है, लेकिन वारेन हेस्टिंग ने नहीं करी थी। अगला है, भारत के गौरवशाली अतीत को प्रकाश में लाने के लिए विलियम जोन्स ने एशियाटिक रिसर्चेज नामक पत्रिका का भी प्रकाशन प्रारंभ किया था। ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसमें जो करेक्ट होगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने करी थी? तो विलियम जोन्स ने करी थी, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सामाजिक सुधार अधिनियमों पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का भी चयन करना है, तो ध्यान रखना है। तो पहला है आपका हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। इसकी जो स्थापना इसका जो कानून बनता है ये आपका 1856 में हिंदू जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनता है वो 1856 में बनता है। किसके प्रयासों से बनता है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयास से ब्रिटिश सरकार ने विधवा पुनर्विवाह पर कानून बनाया था, ये ध्यान रखना है। अगला है नेटिव मैरिज एक्ट। जो नेटिव मैरिज एक्ट है वो 1872 में आता है, एक्ट आता है। अंतरजातीय, इसमें क्या होता है? अंतरजातीय विवाह को मान्यता प्रदान की गई थी और साथ ही बाल विवाह का विरोध भी किया गया था, ये ध्यान रखना है नेटिव मैरिज एक्ट। अगला आता है शारदा एक्ट। शारदा एक्ट जो है वो है आयु, जो शादी विवाह की आयु निर्धारण करने में शारदा एक्ट की अहम भूमिका होती है। इसमें क्या है, तो जो 1930 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 बना, उसको संशोधित कर शारदा एक्ट का नाम दिया गया था, तो इसको ध्यान रखना है, 1930 याद रखना है इसका। इसमें क्या है, तो इसके अंतर्गत जो विवाह की उम्र थी उसको 14 वर्ष लड़की की उम्र करी गई, शारदा एक्ट में जो करी गई 14 वर्ष लड़की की उम्र करी गई और 18 वर्ष लड़के की उम्र करी गई, यह ध्यान रखना है। चलिए अगला है, सती प्रथा पर प्रतिबंध जो एक्ट आया वो कब आया? तो ये आता है 1829 में। इसके जो इसमें जो थे राजा राम के सहयोग से विलियम बेंटिंग, राजा राम मोहन राय जो थे, राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिंग जो थे, विलियम बेंटिक, इन दोनों के द्वारा, मतलब इन्होंने प्रयास किया और विलियम बेंटिंग उस समय गवर्नर थे, तो इन्होंने 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध के लिए एक्ट बनाया था, ये ध्यान रखना है। तो बिल्कुल आप हिंदू जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है वो याद रखना है 1856। नेटिव मैरिज एक्ट जो आता है वो 1872 याद रखना है और 1930 आप तो शारदा एक्ट याद रखना है।
और सती प्रथा प्रतिबंध आपको 1829 याद रखना है। चलिए, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पत्रिका सेफ्टी वाल सिद्धांत से संबंधित है? सेफ्टी वाल से संबंधित कौन सी है? तो यंग इंडिया। यंग इंडिया जो पत्रिका है वो सेफ्टी वाल से संबंधित है। लाला लाजपत राय ने 1916 में यंग इंडिया में एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज बताया था। इसी में इन्होंने सेफ्टी वाल का सिद्धांत भी दिया था, ये ध्यान रखना है। चलिए, अगला आता है अधिवेशन जो लखनऊ में होता है 1916 में, उसके संदर्भ में बात करी गई है। तो इसमें कहा गया है कि इस अधिनियम में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की बात औपचारिक रूप से स्वीकार की गई। दूसरा कथन है, इस अधिवेशन में भारत के लिए पूर्ण स्वराज का जो उल्लेख किया गया, बिल्कुल करेक्ट है क्या? तो ये बताना है कि इसमें करेक्ट आपका कौन सा हो जाएगा, ये बताना है। चलिए, तो इसमें आपका जो करेक्ट होगा वो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या है? ये जो पूर्ण स्वराज का जो उल्लेख करा गया है वो आपका गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, पूर्ण स्वराज की जो मांग करी गई थी, ये करी गई थी 1929 में जो लाहौर अधिवेशन होता है, लाहौर अधिवेशन, उसमें करी गई थी। ठीक है, ध्यान रखना है। और लखनऊ अधिवेशन में एक और चीज करी गई है, जो गरम दल और नरम दल 1907 में 1907 में गरम दल और नरम दल सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल अलग हुए थे, उनको एक किया गया था। मतलब गरम दल और नरम दल एक हो गए थे, ये ध्यान रखना है 1916 के अधिवेशन में। चलिए, और इसके जो अध्यक्ष थे वो मजूमदार थे, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, तो इसमें करेक्ट जो हो जाए वो पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके सही हैं, वो ध्यान रखना है, बताना है। तो इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील कानून कहा गया। दूसरा है, इस कानून के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य से शंकर नायर ने त्यागपत्र दे दिया था। चलिए, तो बताना है कौन सा आपका करेक्ट है। तो पहला तो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, कथन करेक्ट है आपका, लेकिन दूसरा कथन आपका इनकरेक्ट है। तो इसमें जो सही होगा वो आपका ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, केवल एक। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है, बताना है। चलिए, तो पहला है चार्ल्स मेटकॉफ, दूसरा है लॉर्ड एलेनबरो, लॉर्ड हार्डिंग और डलहौजी। इसमें बताना है आपका कौन सा करेक्ट नहीं है। चलिए, तो लॉर्ड मेटकॉफ समाचार पत्रों का मुक्तिदाता माना जाता है, बिल्कुल आपका बिल्कुल करेक्ट है। लॉर्ड एलेनबरो जो है वो दास प्रथा का उन्मूलन, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। लॉर्ड हार्डिंग नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। डलहौजी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध इस समय नहीं थे, ये आपका बिल्कुल इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो प्रथम प्रथम जो सिख युद्ध होता है, आंग सिख होता है, उस समय किसके काल में होता है? वो हार्डिंग के काल में होता है, इनके ही काल में होता है, लॉर्ड हार्डिंग के काल में होता है। कब होता है प्रथम, ये भी याद रखना है। आंशिक युद्ध होता है 1845 और 46 के टाइम पीरियड में ये युद्ध होता है, ये भी ध्यान रखना है। डलहौजी आता है 1848 में, 1848 और 56 तक रहता है। इसके जो टाइम में होता है द्वितीय आंशिक युद्ध होता है, ये भी ध्यान रखना है। 1848 से 49 के बीच में जो द्वितीय आंशिक युद्ध हुआ है वो डलहौजी के टाइम पीरियड में होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित भी करना है। बरसाड सत्याग्रह, बरसाड सत्याग्रह जो होता है, इस सत्याग्रह को खेड़ा जिले के अंतर्गत बरसाड में डकैतियों की घटना को रोकने के लिए अपेक्षित पुलिस दलों की
नियुक्ति हेतु एक वैक्स 2 रुपए 7 आने का कर लगाया गया, जिसके विरुद्ध किया गया था सत्याग्रह सफल रहा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बरसात सत्याग्रह को ग्रामीण गुजरात का प्रथम सत्याग्रह भी मानते हैं, प्रथम सत्याग्रह भी मानते हैं। तो ये सबसे आपका पहले हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। ये आपका सबसे पहले हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। गुरु का बाग सत्याग्रह कब होता है? गुरु का बाग सत्याग्रह होता है 1922 में। 1922 में होता है, ये आपका सेकेंड नंबर पे होता है, ये भी ध्यान रखना है। तारकेश्वर सत्याग्रह जो होता है वो होता है 1924 में, ये आपका सेकेंड नंबर थर्ड नंबर पे होता है। वाइकोम सत्याग्रह कब होता है? तो 1924 से 1924-25 के आसपास होता है, तो ये फोर्थ नंबर पे रहता है। तो इसमें करेक्ट जो होगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ युद्ध दिए गए हैं, दूसरी तरफ वर्ष दिए गए हैं। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब होता है? तो ये आपका कब हुआ था? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ है 1839 से 42 में। तो आपका ए का जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ है? ये अभी हमने देखा था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ है 1845 से 46 में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ है? प्रथम आंग्ल जो मराठा युद्ध होता है वो हुआ है 1775 से 82 में। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ है? तो ये आपका हुआ है 1767 से 69 में। तो जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा ए का 4 होगा और बी का आपका 3। ए का 4, बी का 3, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अहमदिया आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, इस आंदोलन का जो उद्देश्य है मुसलमानों में अंग्रेजों के प्रति उदार भावना को जागृत करना था। दूसरा कथन है, इस आंदोलन के नेता मिर्जा गुलाम अहमद पश्चिमी उदारवाद तथा हिंदुओं के धार्मिक सुधार आंदोलन के अत्यधिक प्रभावित थे। तो इसमें बताना है कौन सा कथन करेक्ट है। तो इसमें दूसरा कथन क्या है? करेक्ट है। पहला कथन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, केवल सी करेक्ट है। मतलब इस आंदोलन के जो नेता, अहमदिया आंदोलन जो था, इसके नेता मिर्जा गुलाम अहमद पश्चिमी उदारवाद तथा हिंदुओं के धार्मिक सुधार आंदोलन से अत्यधिक प्रभावित थे। बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हम अभिनव भारत समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, इसकी स्थापना बंगाल जो स्थापना बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1904 में की गई। ठीक है। दूसरा कथन है, इसके सदस्यों पर नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या करने पर नासिक षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। तो इसमें बताना है कौन से कथन आपके करेक्ट हैं। तो दूसरा आपका कथन करेक्ट है, पहला आपका करेक्ट इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन सी ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। जो अभिनव भारत की स्थापना थी वो किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने नहीं करी थी, ये करी थी बी डी सावरकर ने। बी डी सावरकर ने करी थी 1904 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन किया था? तो हंटर समिति का गठन किया था। ये अगला क्वेश्चन है, एक तरफ अभिकथन है, दूसरा कारण आर दिया गया है। वर्ष 1905 में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को लेकर नरमपंथी और गर्मपंथी राष्ट्रवादियों के बीच मतभेद हुए। दूसरा है, नरमपंथी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल के बाहर फैलाना चाहते थे, जबकि गर्मपंथी बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। इसमें बताना है कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो पहला आपका करेक्ट है, दूसरा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण दिया है। अभिकथन में 21 जून को विषुवत वृत्त के उत्तर में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। कारण है, इस समय सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधे पड़ती हैं। तो इसमें करेक्ट जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। ए सत्य है किंतु आर क्या है? असत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है 27, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में प्रवाहित नहीं होती है? तो रिफ्ट घाटी में प्रवाहित कौन सी नदी नहीं होती है? तो सोन नदी जो है वो रिफ्ट घाटी में प्रवाहित नहीं होती। भारत की
नर्मदा, तापी और महानदी ये रिफ्ट घाटी से होकर प्रवाहित होती हैं। भारत की नदियों में से एक नर्मदा, सतपुड़ा और बिंद पहाड़ियों से बीच एक भ्रंश घाटी में और पश्चिम की ओर बहती है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिमालय में स्थित निम्नलिखित पर्वतों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम कौन सा है वो बताना है। तो पीर पंजाल सबसे आपका हो जाएगा दक्षिण, सबसे उत्तर में कौन सा है तो काराकोरम सबसे उत्तर में है, दक्षिण में इसमें जास्कर, लद्दाख के पीर पंजाल ही है, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। काराकोरम सबसे उत्तर में, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है, फिर पीर पंजाल सबसे दक्षिण में आएगा इन चारों में, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन इसमें दक्षिण से उत्तर पूछा है तो पीर पंजाल, फिर जास्कर, फिर लद्दाख, फिर आपका काराकोरम हो जाएगा। गोदावरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां पंचगंगा एवं दूध गंगा हैं। तो इसमें जो करेक्ट होगा वो पहला करेक्ट हो जाएगा, ये आपका इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश हिमालय क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व में बसी प्रमुख जनजातियों का सही क्रम बताना है। तो इसमें से सही क्रम होगा वो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मोनपा, अबोर, मिसमी और नागा, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कारण भारत के उत्तरी भाग में मानसून विच्छेद के लिए उत्तरदायी है। मानसून विच्छेद के लिए उत्तरदायी कौन सा है तो पश्चिमी विक्षोभ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला अभिकथन दिया है ए और कारण आर दिया है। उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानी क्षेत्रों में अधिकांश शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कारण है इस क्षेत्रों में 70 से 100 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है, बताना है। इसमें जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की व्याख्या भी कर रहा है, ये भी ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है बताना है। हिमालय क्षेत्र में मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमानी द्वारा बनी हैं। कथन दूसरा है, डल झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। तो इसमें जो करेक्ट हो जाएगा आपका बताना है कौन सा करेक्ट है। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, केवल ए करेक्ट है। चलिए जो हिमालय क्षेत्र में मीठे पानी की जो अधिकांश झीलें हैं वो हिमानी द्वारा बनी हैं, ये करेक्ट है। दूसरा आपका इनकरेक्ट है। चल अगला है कारण और अभिकथन दिया है, बताना है कौन सा आपका करेक्ट है। चलिए भारत का विश्व में तिलहन उत्पादन में प्रथम है स्थान है। दूसरा है भारत का तिलहन उत्पादन पीली क्रांति के कारण बढ़ा है। तो इसमें करेक्ट जो हो जाएगा आपका ए आपका करेक्ट इनकरेक्ट है और कारण आपका बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आपका अभिकथन क्या है, ये इनकरेक्ट है। जो भारत का जो विश्व में तिलहन उत्पादन है वो चौथा स्थान है, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र उड़ीसा में स्थित नहीं है, बताना है कौन सा उड़ीसा में स्थित नहीं है। तो सुंदरगढ़ आपका उड़ीसा में स्थित नहीं है, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन 36 है, ज्वालामुखी पर्वत और देश दिए गए हैं। सबनकाया ज्वालामुखी किस देश में पाया जाता है, तो ये आपका पेरू में पाया जाता है सबनकाया। माउंट मेरापी कहाँ है, तो ये इंडोनेशिया में है। और कोलम अच्छा कोलिमा आपका मैक्सिको में पड़ता है और किलिमंजारो आपका तंजानिया में है। ठीक, चलिए तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा या द्वीप महासागर में स्थित नहीं है, कौन सा द्वीप महासागर में स्थित नहीं है ये बताना है, नहीं बताना है, ध्यान रखना है। तो सोकोत्रा ये आपका करेक्ट है, स्थित है। सेल्सियस आपका स्थित है, मॉरिशस आपका स्थित है, एजोर्स आपका स्थित नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा, एजोर्स आपका स्थित नहीं है। चलिए एजोर्स स्थित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप के खनिज क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से
कौन सा कथन आपका करेक्ट है? या हीरा, सोना और प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। दूसरा है दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। तो इसमें जो करेक्ट होगा वो दोनों करेक्ट होंगे, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। एक तरफ देश दिए गए हैं, दूसरी तरफ राजधानी शहर है। जॉर्डन की राजधानी कौन सी है? तो अम्मान जॉर्डन की राजधानी है। इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। इजराइल की राजधानी याद रखना, इसमें इजराइल, सीरिया वगैरह ये इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि ये करंट में भी चल रहे हैं, इसलिए पूछे जा सकते हैं। सीरिया की जो राजधानी है दमस्कस है, और तुर्की की जो राजधानी है वो अंकारा है। तुर्की की राजधानी अंकारा है। तो इसमें जो करेक्ट होगा ए का बी, ए का 2 और बी का 1 और सी का, हाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, ये ध्यान रखना। चल 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 नंबर है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति एवं विकास के निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति अनुकूल नहीं है, बताना है। कौन सी स्थिति अनुकूल नहीं है? तो महासागरीय सतह का जो तापमान है वो 45, जो 45 है डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। ये आपका इनकरेक्ट है। कितना नहीं होना चाहिए? तो 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए ये। बाकी कोरियोलिस बल का होना करेक्ट है। ऊर्ध्वाधर पवनों की जो गति में अंतर कम होना, ये भी आपका करेक्ट है। समुद्री तल पर ऊपरी अपसरण का होना, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो बाकी सभी करेक्ट हैं, ऑप्शन डी इसका इनकरेक्ट था। चलिए अगला क्वेश्चन है 41। चलिए तो इसमें है, चिनूक पवन के संदर्भ में बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। पहला कथन है, यह उत्तरी अमेरिका के समशीतोष्ण समशीतोष्ण घास के मैदानों में प्रवाहित होने वाली एक महत्वपूर्ण पवन है। दूसरा कथन है, इसके प्रवाह से उत्तरी अमेरिकी क्षेत्र के तापमान में अचानक कमी हो जाती है, जिससे वहां रहने वाले लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो इसमें कौन सा कथन आपका करेक्ट है? पहला आपका कथन जो है होगा वो करेक्ट है। पहला आपका करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। चिनूक एक गर्म हवा है, ये भी ध्यान रखना है। ये क्या है? आपकी गर्म हवा है। ये उत्तरी अमेरिका के समशीतोष्ण घास के मैदानों में प्रवाहित होती है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अभिकथन है और कारण है। अभिकथन में कहा है, विश्व के तटीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के भीतरी भागों की अपेक्षा कम वर्षा होती है। कारण है, इन क्षेत्रों में पानी के स्रोत की अधिकता के कारण वाष्पीकरण की क्रिया लगातार होती रहती है। तो इसमें जो करेक्ट होगा तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ए जो होगा वो असत्य है। दूसरा कारण क्या है आपका करेक्ट है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी अटलांटिक महासागर की उष्ण जलधारा है? तो ये कौन सी जलधारा है अटलांटिक महासागर की? तो उष्ण जलधारा है वो आपकी ब्राजील जलधारा जो है वो उष्ण जलधारा है। चलिए अगला है, अभिकथन में उत्तरी सागर की अपेक्षा बाल्टिक समुद्र में लवणता, जो साल्टीपन है वो कम पाई जाती है। कारण है, इसमें बहुत ही कम मात्रा में नदियों का जल प्रवेश करता है। तो ये बताना है कौन सा इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ए जो है वो असत्य है। ये सॉरी, ए जो है वो आपका सत्य है, लेकिन आर कारण जो है वो असत्य है। अगला है कैप्सियन सागर। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसकी सीमा इराक से लगती है। यह यूरोप और एशिया के मध्य में स्थित सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है। ये तो आपका करेक्ट है, लेकिन ए इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में असम के कौन से स्थल या स्थलों को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है? कौन सा शामिल किया गया है? तो जो मोइद्दम है वो शामिल किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण दिवस और दिनांक दिए गए हैं।
विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व प्राकृतिक दिवस मनाया जाता है, प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को। तो जो आंसर सही होगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन बी आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में संस्थान और स्थान दिए हैं, उसमें बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है बताना है, तो ऑप्शन सी सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र है, वो सही सम्मिलित आपका नहीं है। ये कहाँ है आपका? कोयम्बटूर तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु में पड़ता है, कोयम्बटूर में। बाकी भारतीय पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संस्थान जो है नई दिल्ली में है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कोलकाता में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी जो है अनुसंधान केंद्र आपका नागपुर महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान और प्रदेश दिए गए हैं। कैबुल नामजाओ कहाँ पड़ता है आपका? कैबुल जो नामजाओ है वो मणिपुर में है। और कुद्रेमुख कहाँ है? कुद्रेमुख कर्नाटक में है। ओरंग कहाँ है? तो ओरंग आपका पड़ेगा असम में। और वाल्मीकि आपका बिहार में है। तो ऑप्शन जो होगा वो ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली गंगा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन करेक्ट है? तो यह नदी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले में प्रवेश करती है, गलत है। यह नदी उत्तर प्रदेश के कन्नौज से बनारस तक सर्वाधिक प्रदूषित है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित, एक मिनट, हाँ, उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से सूचियां दी गई हैं। एक तरफ स्थान, एक तरफ वर्ष दिए गए हैं। जो लखनऊ अधिवेशन हुआ 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है। कानपुर में 1925 का अधिवेशन होता है। और बनारस में कब होता है? 1905 में होता है। और प्रयागराज में आपका 1910 में होता है। प्रयागराज में आपका 1910 में होता है। तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा, आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म दिए गए हैं संस्थान और स्थान, इसमें कौन सा सही सम्मिलित नहीं हो बताना है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान जो संस्थान है ये आपका लखनऊ है, बिल्कुल करेक्ट है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में है, भी आपका करेक्ट है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या में है, भी आपका करेक्ट है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये आपका कहाँ है? तो आपका ये लखनऊ में स्थित है, सहारनपुर में नहीं है, ये लखनऊ में स्थित है। चलिए, तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के खरवार या खैरवार जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन है बताना है। पहला कथन है, इस जनजाति के लोग अपने आप को किरात वंशी मानते हैं। दूसरा है, इस जनजाति का लोक नृत्य कर्मा है, बताना है कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो कर्मा जो नृत्य है तो है बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ए आपका बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मेले हैं और स्थान क्षेत्र दिए गए हैं, इसमें बताना है कौन सा सही सम्मिलित नहीं। गोविंद साहब मेला जो लगता है वो अम्बेडकर नगर में लगता है, बिल्कुल करेक्ट है। बटेश्वर का है तो आगरा में है, बिल्कुल करेक्ट है। कुंभ प्रयागराज में है, बिल्कुल करेक्ट है। देवी पाटन जो है वो बलरामपुर में लगता है, बलरामपुर में, मथुरा में नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, गंगा महोत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष प्रयागराज में किया जाता है। दूसरा है, यमुना महोत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष चैत्र छठ पर मथुरा के विश्राम घाट पर किया जाता है। बताना है कौन सा कथन हो जाएगा सही। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। केवल दो करेक्ट है, पहला आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। गंगा महोत्सव जो लगता है प्रयागराज में नहीं, वाराणसी में लगता है। हाँ, आपका वाराणसी में लगता है। यमुना महोत्सव कहाँ लगता है? तो यमुना महोत्सव मथुरा में विश्राम घाट पर लगता है। ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिठूर गंगा महोत्सव, यह महोत्सव कानपुर में बिठूर नामक स्थान पर प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में गंगा के तट पर आयोजित होता है, भी ध्यान रखना है।
चलिए, जिला और उत्पाद दिए हैं, तो अमरोहा में कौन सा उत्पाद है? अमरोहा में वाद्य यंत्र। कौन सा है आपका? वाद्य यंत्र। अलीगढ़ में ताला। औरैया में क्या है? तो दुग्ध प्रसंस्करण है। और कुशीनगर में आपका केला रेशा है। चलिए, तो करेक्ट जो होगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में ग्रेनाइट नहीं है? ग्रेनाइट किसमें है? तो मिर्जापुर में ग्रेनाइट नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पार्वती अर्गा उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है? तो गोंडा जिले में पार्वती अर्गा स्थित है। पार्वती अर्गा क्या है? तो पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार है, ये उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है। ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। बाकी समसपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो ये रायबरेली में है। सेखा कहाँ है? तो सेखा जो झील है वो पश्चिम बिहार भी है, ये अलीगढ़ में है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिलों पर विचार करना है, इनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें जो बढ़ते क्रम होगा तो आपका हो जाएगा सबसे कम गौतम बुद्ध नगर। तो गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम है ग्रामीण जनसंख्या, तो पहले फोर्थ पे रखा हुआ है, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आप लगा सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण दिवस हैं तो और दिनांक है। अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन बताना है, तो ये 2 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, शिक्षा दिवस कब है? तो 24 जनवरी है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, ये 26 अप्रैल है। और विश्व पोलियो दिवस है 24 अक्टूबर। तो इसमें ऑप्शन करेक्ट जो हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में भारत का पहला ग्राफीन सेंटर निम्नलिखित में किस राज्य में स्थापित किया गया? ग्राफीन सेंटर केरल में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए, इसमें पहला कथन है, सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य को उत्तर प्रदेश के 5वें टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया जाएगा। दूसरा कथन है, उत्तर प्रदेश का पहला उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र कानपुर में स्थापित किया जाएगा। तो इसमें बताना है करेक्ट कौन से हो जाएंगे। तो इसमें जो करेक्ट है आपका, पहला करेक्ट है, दूसरा क्या है आपका? इनकरेक्ट है। पहला करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। उत्तर प्रदेश का जो 5वां टाइगर रिजर्व है वो सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य को बनाया जाएगा। तो आपका ये बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में महिलाओं को मासिक धर्म अवकाश प्रदान किया जाता है? तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा, बिहार, केरल और उड़ीसा, उपयुक्त सभी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम पुरुष युगल खिताब जीता है? तो किसने जीता है? तो ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा, रोहन बोपन्ना। चलिए, अगला क्वेश्चन, हाल ही में आदिचु आदि चुचंगिरी अभयारण्य को मोर अभयारण्य घोषित किया गया है। यह अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? पहला आपका करेक्ट है कर्नाटक, तो ये आपका कर्नाटक ही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने इंडिया @100 एनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस पुस्तक लिखी है? तो किसने लिखी है? तो ऑप्शन बी, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने लिखी है, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। चलिए, अगला क्वेश्चन है, दो कथन दिए गए हैं, सॉरी, इसमें दो युग्म दिए गए हैं। इसमें एक में सम्मेलन महोत्सव है, दूसरे में स्थान है। इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। पहला, संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? कमांडर सम्मेलन जो आयोजित किया गया आपका लखनऊ में। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 वो नासिक में। और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव फरीदाबाद में। 5वां वैश्विक आयुर्वेद जो महोत्सव है, आयुर्वेद महोत्सव है तिरुवनंतपुरम में, भोपाल में नहीं, कहाँ? तिरुवनंतपुरम में। चलिए, अगला क्वेश्चन है 69, ऑपरेशन कामधेनु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य पशु तस्करी को रोकना है। तो ऑप्शन करेक्ट जो है आपका, ऑप्शन बी केवल दो सही है। अब पशु तस्करी को रोकना है बिल्कुल सही है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश पुलिस को नहीं, ये कश्मीर पुलिस ने शुरू किया है, कश्मीर पुलिस द्वारा शुरू किया गया है। चलिए,
हाल ही में प्रदेशवासियों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ऑपरेशन कामधेनु। चलिए, हाल ही में प्रदेशवासियों को अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन करने हेतु हेतु कराने हेतु दर्शन कराने हेतु श्री रामलला दर्शन योजना की घोषणा की गई है। निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। सॉरी सॉरी, ये आपका करेक्ट हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार ने द्वारा प्रदेशवासियों को अयोध्या में श्री रामलला दर्शन हेतु इस योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 20,000 यात्रियों को श्री रामलला दर्शन हेतु यात्रा पर ले जाया जाएगा। तो इसमें ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश सरकार लगा सकते हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक समृद्धि के मापक है? कौन से हो जाएंगे? सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय, ये तीनों हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत जैसे विकासशील देशों में निर्धनता के कारण का सही क्रम कौन सा है? पहला कथन है कम उत्पादकता, कम आय, अल्प कार्य क्षमता और अधिक निर्धनता। करेक्ट जो हो जाएगा अल्प कार्य क्षमता, कम उत्पादकता, कम आय और अधिक निर्धनता, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथनों पर विचार करना है? तो जो कथन सही हो ऑप्शन हो जाएगा, कथन सही होगा वो केवल दो आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। तो कथन दो, यह नीति आयोग द्वारा तैयार की गई योजनाओं को अंतिम रूप प्रदान करती है। अंतिम रूप प्रदान करती है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हेरोडोमर मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा? चलिए, तो इसमें जो करेक्ट होगा, इस मॉडल को भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने पहली बार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी की अलग अलग मात्रा निर्धारित की है? इसमें जो करेक्ट हो जाएगा, वाई के अलग समिति जो है उसने की है, वाई के अलग समिति। इसकी जो गठन हुआ था इसका, तो 1979 में इसका गठन हुआ था इस योजना का। गिनी गुणांक विधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। कथन है, यह निरपेक्ष निर्धनता मापने की विधि है। दूसरा है, इस विधि का प्रयोग आय या संपत्ति की असमानता मापने के लिए किया जाता है। तो इसमें जो करेक्ट होगा वो केवल दो करेक्ट होगा और पहला आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला है, अभिकथन दूसरा है कारण। भारतीय अधिकांश कृषि क्षेत्र में अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। कारण है, यह कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता नगण्य है। सीमांत उत्पादकता क्या है? नगण्य है। तो इसमें जो करेक्ट होगा वो आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। दोनों सत्य हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं। अगला है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, यह सूचकांक अर्थव्यवस्था के औद्योगिक क्षेत्र में अवधि विशेष में उत्पादन की स्थिति के बारे में बोध कराता है। दूसरा है, इस सूचकांक में खनन, विनिर्माण एवं विद्युत को शामिल किया जाता है। जो करेक्ट होगा इसमें वो ऑप्शन बी डी करेक्ट हो जाएगा। दोनों इसके करेक्ट हो जाएंगे। दूसरा क्या है क्वेश्चन 79 नंबर, अभिकथन में कहा गया है, भारत में अधिकांश जूट उद्योग पश्चिम बंगाल में संकेंद्रित हैं। कारण है, यहाँ उस उद्योग के लिए आवश्यक प्रचुर स्वास्थ्य जो जल है वह श्रम उपलब्ध है। इसमें जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा आपका ए। दोनों करेक्ट हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बैंकों को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए बताना है, कोट में करना है। तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब होती है? बताना है। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की स्थापना होती है 1955 और भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई उसकी स्थापना होती है 1964 में। और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
BI की स्थापना जुलाई 1964 में होती है और ये इसकी जो स्थापना होती है वो फरवरी में होती है। चलिए ये ध्यान रखना है। बाकी जो नाबार्ड की स्थापना है, कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु जो राष्ट्रीय बैंक है, नाबार्ड इसे कहते हैं। इसकी जो स्थापना हुई है वो 12 जुलाई 1982 को हुई है। चलिए तो इसमें जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 55, 64, जुलाई 64 और 82। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ब्रिटिश काल से पूर्व भारत में जनगणना नहीं करवाई जाती थी। दूसरा है ब्रिटिश भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड लिटन के काल में की गई थी। तो जो करेक्ट होगा वो आपकी ना तो सी, ना तो पहला ना तो दूसरा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। जनगणना 2011 के अनुसार बढ़ते दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो इसमें जो करेक्ट होगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पुदुचेरी, दमन और दीव और दादर नागर हवेली। अगला क्वेश्चन है। जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? जो सही होगा आपका ऑप्शन सी इसका जो है वो इनकरेक्ट है। शिशुलिंगानुपात वाला जो सर्वाधिक शिशुलिंगानुपात वाला जो राज्य है, सर्वाधिक शिशुलिंगानुपात वाला जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश है। कितनी है वहां? तो 972 है। चलिए अगला क्वेश्चन है। जनगणना 2011 के अनुसार घटते साक्षरता दर की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो कौन सा सही क्रम हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। लक्षद्वीप, दमन और दीव, लक्षद्वीप और दमन और दीव, अंडमान निकोबार और फिर आपका दिल्ली, ये घटते क्रम में, घटते साक्षरता की दृष्टि से साथी नंबर। अगला क्वेश्चन है 85 में। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के जनघनत्व में लगातार वृद्धि प्रवृत्ति देखी गई है। दूसरा है जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि जनगणना 2011 में देखी गई है। तो इसमें जो करेक्ट होगा आपका वो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, केवल एक। अगला है 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की आबादी नहीं पाई जाती है? तो जो करेक्ट होगा वो अरुणाचल प्रदेश होगा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को दर्शाती है? प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसको कौन सी स्थिति दर्शाती है? तो पत्तियों द्वारा स्टार्च का जो संग्रहण है, स्टोरेज ऑफ स्टार्च बाय लीव्स, ये दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है। अभिकथन में कहा गया है कि किसान फलीदार फसलों के उत्पादन के लिए नाइट्रोजनी उर्वरक का प्रयोग नहीं करते हैं। कारण है नाइट्रोजन फलीदार फसलों की वृद्धि को कम कर देता है। तो इसमें जो करेक्ट हो जाएगा आपका वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। शरीर के अंग तो एक तरफ कार्य दिए गए हैं, आमाशय, यकृत, मलाशय और बृहदान्त्र। तो आमाशय जो है, आमाशय का जो कार्य है वो, आमाशय का जो कार्य आपका है वो अम्ल का स्राव है, बिल्कुल करेक्ट है। और यकृत का जो है वो पित्त रस का स्राव है, भी करेक्ट है। और मलाशय का जो है वो अपचित भोजन भंडारण है, भी करेक्ट है। और बृहदान्त्र का जो है कार्य वो जल का अवशोषण है, भी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है। रेशम के धागे के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें प्रारंभिक चरण के अंतिम चरण तक कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित भी करना है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए ध्रुवीय भालुओं के शरीर पर पाए जाने वाले सफेद फर उनको सहायता प्रदान करते हैं। जो इसमें जो करेक्ट होगा आपका वो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक, दो और तीसरा आपका करेक्ट है। चलिए शिकारियों के बचने के लिए, शिकार पकड़ने में और ठंड के बचने के लिए। नाभिकीय रिएक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? तो इसमें इसमें मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, ये करेक्ट है। इसमें नियंत्रण के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है, ये आपका
इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित रिएक्टरों में, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, निम्नलिखित रिएक्टरों में मंदक के रूप में, हाँ बिल्कुल सही है। चलिए, मंदक के रूप में D2O भारी जल का भी प्रयोग करते हैं मंदक के रूप में, यहाँ पे मंदक होता तो सही रहता। ठीक, ये ध्यान रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। किसी पिंड पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से पिंड में कौन सी अवस्थाओं पर निर्भर करता है? कौन सी अवस्थाओं पर निर्भर करता है? तो इसमें हो जाएगा आपका पिंड की आरंभिक स्थिति और पिंड की अंतिम स्थिति दोनों पर, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अभिकथन में कहा है कि लोटनिक गति घूर्णन गति एवं स्थानांतरण गति का संयोजन है। लोटनिक गति की खनिज ऊर्जा को स्थानांतरण की गतिज ऊर्जा और घूर्णन की गतिज ऊर्जा में पृथक्कृत किया जा सकता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दोनों करेक्ट हैं बट व्याख्या नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत परिपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो कौन सा एक सही नहीं हो जाएगा? तो हो जाएगा इसकी जो स्मृति क्षमता में 5 वर्ष में वृद्धि होती है, ये सही नहीं। बादलों का गर्जन ध्वनि के किस गुण को प्रदर्शित करता है? किस गुण को प्रदर्शित करता है? तो ये अनुरणन है, इसको प्रदर्शित करता है। चलो, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण घटित होती हैं? कौन सी घटित होती हैं, ध्यान रखना है। तो हो जाएंगी आपकी उगते समय लाल दिखना, सूरज का लाल दिखाई देना और समुद्र का पानी जो है नीला दिखाई देना। ऑप्शन ए और ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, अगला क्वेश्चन, अभिकथन ए और कारण आर दिया है। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में पूर्णतः भर कर रखा जाता है, कारण में है यह प्रकाश एवं वायु की उपस्थिति में विषैली गैस का निर्माण करती हैं। तो कारण में बताया गया, तो करेक्ट जो हो जाएगा आपका ए इसका करेक्ट हो जाएगा। कारण भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है। चलिए, यौगिक दिए गए हैं एक तरफ उपयोग दिए गए हैं, तो करेक्ट बताना है आपका कौन सा हो जाएगा। एसिटिलीन का उपयोग करा जाता है निश्चेतक के रूप में, एनेस्थीसिया जो यूज करा जाता है उसमें यूज करा जाता है। मिथाइल अल्कोहल कृत्रिम रंग बनाने में, और ग्लिसरीन जूते की पॉलिश बनाने में, और पायरीन जो है बिजली के से लगी आग बुझाने में, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक तरफ क्षार है एक तरफ उपयोग है, बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। चलिए, तो इसमें बताना है करेक्ट कौन सा नहीं है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कांच निर्माण में यूज नहीं किया जाता है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है घरों में चूना पोतने में, गारा एवं प्लास्टर बनाने में, और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, जल को मृदु बनाने में, अम्ल के जलन पर मरहम पट्टी लगाने में, चमड़ा के जो ऊपर का बाल साफ करने में, मिट्टी की अम्लीयता दूर करने में यूज करा जाता है। बाकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बता दिया आपका, कास्टिक सोडा कागज बनाने में, कैल्शियम ऑक्साइड ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में। अगला क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण जो होता है ब्लीचिंग पाउडर, उसके संदर्भ में कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। कौन सा आपका करेक्ट नहीं हो जाएगा? तो जो यह है ये आपका गंधहीन होता है, ये आपका गलत है। गंधहीन होता है ये आपका गलत है, इसमें गंध आती है। चलिए, लोहे पर जंग लगने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका करेक्ट है? तो करेक्ट कौन सा आपका कथन हो जाएगा? तो यह हवा की नमी एवं ऑक्सीजन के कारण लगता है, करेक्ट है। यह एक रासायनिक परिवर्तन है, भी करेक्ट है। जंग लगने पर फेरो फेरोसोफेरिक ऑक्साइड का निर्माण होता है, भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। किसी व्यक्ति की वास्तविक आयु का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किनका प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा आपका बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट, डीएनए टेस्ट और दांतों का टेस्ट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला, हाल ही में चर्चा में रहा थर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो पृथ्वी की ओर तेजी से आता हुआ क्षुद्र ग्रह, ये भी गलत है।
इसकी खोज अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने की, ये भी आपका गलत है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हाल ही में चर्चा रहा कोबेनफी निम्नलिखित में से क्या है? कोबेनफी क्या है? तो यह एक औषधि है। शक्ति सैट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन आपका बिल्कुल करेक्ट है? तो इसमें 108 देश शामिल हैं, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। 108 जो कंट्री हैं वो शामिल हैं शक्ति सैट मिशन में। अगला क्वेश्चन है, भारत में वयस्क मताधिकार अपनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं? तो वयस्क जो मताधिकार है उसको अपनाने के लिए आम लोगों में स्वाभिमान की वृद्धि, समानता के अधिकार का पालन, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, कमजोर वर्गों के लिए प्रत्याशा, ये भी आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में कौन सा एक शब्द नहीं जोड़ा गया? समाजवादी जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष अखंडता जोड़ा गया, एकता शब्द नहीं जोड़ा गया था, जो कि 42वें संविधान 1976 के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ अनुसूची है, एक तरफ आपके विषय दिए गए हैं, इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो द्वितीय अनुसूची में मुख्य न्यायाधीश के विशेषाधिकार हैं, आपका बिल्कुल करेक्ट है। तृतीय अनुसूची में राष्ट्रपति की शपथ, ये आपका गलत है, ये आपका बिल्कुल गलत है। चलिए, चतुर्थ में क्या है? राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व, ये भी सही है। पंचम में जन जाति सलाहकार परिषद, ये भी आपका करेक्ट है। चलिए, तो ये आपका शपथ जो है अनुच्छेद 60 में प्रारूप के आधार पर लेता है, ये अनुच्छेद अनुच्छेद 60 में है। अगला क्वेश्चन है, गठन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का कौन सा कालक्रम सही है? तो इसमें बताना है कौन सा कालक्रम सही हो जाएगा आपका। मणिपुर, मणिपुर की जो स्थापना होती है 1972, 1972 गठन होता है मणिपुर का। सिक्किम का गठन कब होता है? तो 1975 में होता है। गोवा का गोवा का गठन कब होता है? तो 1987 में गोवा का गठन होता है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 2002 में लागू किया गया, ये इनकरेक्ट है आपका। इसका उद्देश्य न्याय पूर्ण एवं मानवीय समाज का निर्माण करना है, ये आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आरटीई जो अधिनियम था वो 2009 में कब लागू हुआ था? 2009 में। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद दिए गए हैं एक तरफ, तो उनके विषय दिए गए हैं। अनुच्छेद 43 खा, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 47 और अनुच्छेद 48 बताना है। तो इसमें बताना है कौन सा आपका सही है। ठीक, सही है। तो अनुच्छेद 43 खा में सहकारी समिति है, बिल्कुल करेक्ट है। 45 में सहसावस्था की देखरेख है। 45 में लोक स्वास्थ्य है। 48 में कृषि एवं पशुपालन है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्रीय परिषद और मुख्यालय बताना है। उत्तर क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। मुख्यालय बताने हैं, इसमें कितने आपके करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, तो उत्तर जो क्षेत्रीय परिषद है, उत्तर क्षेत्रीय परिषद है, वो मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय भोपाल में नहीं है, कहाँ है? इलाहाबाद में है। और पूर्वी जो क्षेत्रीय परिषद है उसका मुख्यालय कोलकाता में है। और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई में है, आपका करेक्ट है। तो 2 आपके करेक्ट हैं और 2 आपके इनकरेक्ट हो जाएंगे। चलिए, संविधान लागू होने के पश्चात केवल एक बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। दूसरा है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः समाप्त हो जाते हैं। तो इसमें जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी। ये आपका गलत है। अभिकथन एक और कारण दूसरा दिया है। और संसद द्वारा, अभिकथन में कहा है, संसद द्वारा पारित कोई विधेयक अत्यधिक वीटो के तहत अधिनियम नहीं बन पाता। कारण में है, राष्ट्रपति विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा ए, करेक्ट हो जाएगा।
दोनों व्याख्या कर रहे हैं और दोनों सही भी हैं। अगला है, लोकसभा के विघटित होने पर निम्नलिखित में से कौन से विधेयक समाप्त नहीं होते हैं? तो आपका संयुक्त बैठक के लिए ये आपका समाप्त नहीं होता है, दोनों सदनों में पारित किंतु राष्ट्रपति के लिए विचाराधीन विधेयक भी राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया गया विधेयक ये भी आपका समाप्त नहीं होता है। ये तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक अभिलेख न्यायालय के होने के कारण उच्चतम न्यायालय को निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्राप्त हैं? कौन से अधिकार प्राप्त हैं? तो अपने निर्णय को साक्ष्य के रूप में रखना यह अधिकार प्राप्त है। अवमानना पर दंड देने का अधिकार ये भी आपका प्राप्त है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित हैं, ये आपका सही नहीं है, बाकी सभी आपके करेक्ट हैं। चलिए, इसे दोनों सदन में बोलने का अधिकार प्राप्त है महान्यायाधीश को। यह देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी, जो अटॉर्नी जनरल होता है, और ये राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, ये ध्यान रखिए। अभिकथन और कारण दिया है। अभिकथन में वर्ष 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया। कारण में संविधान में इसके लिए प्रावधान किया गया था। कारण में, तो इसमें जो करेक्ट होगा आपका वो करेक्ट हो जाएगा ए, इसका करेक्ट हो जाएगा। दोनों करेक्ट हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं, तो दोनों करेक्ट हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, दल परिवर्तन संबंधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो सदन के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा, ये सही नहीं है। चलिए अगले हैं मैथ और रीजनिंग से क्वेश्चन। एक धनराशि पी क्यू आर एस के बीच इतने अनुपात में बांटा जाता है, यदि क्यू और एस से 1500 रुपए अधिक प्राप्त हुए तो आर का हिस्सा कितना होगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 2000। इसको लगा लीजिएगा सादे पन्ने पे। अगला क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा आपका वो सी हो जाएगा, वो भी आपका 10 दिन हो जाएगा, अभी आप लगा लीजिएगा। यदि वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो 25 हो जाएगा। अनुक्रम ये दिया गया है, आप विचार करना है आपका सही कौन सा है। इसमें बहुत ईजी है, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल ईजी है। इसमें आप 6-6 जो है बांट लीजिए, तो उसमें जो आपका आएगा आपका आंसर ए आ जाएगा। चलिए इसका जो 125 का जो करेक्ट है आपका 16 करेक्ट है। ऑप्शन कैसे करेक्ट है? 16 है। तो इन दोनों को आपका मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 84 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपको, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 16 आ जाएगा। चलिए ऐसे करेंगे, 17 इंटू एक्स पान टू 136, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 16 आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका जो क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा आपका 144 मीटर करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपकी कितनी आकृति दी गई हैं आपको बताना है। तो इसमें जो आकृतियां हैं वो आपकी 15 है आकृतियां। चलिए इसमें आपका क्वेश्चन जो करेक्ट हो जाएगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसमें बन क्या रहा है? तो इसमें 3-3 ऐड हो रहे हैं, ये ध्यान रखना है। इसमें 3-3 प्लस हो रहे हैं, ठीक है, 3-3 प्लस हो रहे हैं। कैसे 3-3 प्लस हो रहे हैं तो ये बताना है, 3-3 कैसे प्लस हो रहे हैं। तो v +3 करोगे तो y होगा, v +3 करोगे तो +3, फिर i +3, ऐसे प्लस प्लस 3-3 करके आपका ये ऐसे भी +3-3 करेंगे तो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, इसमें आपका 129 में आपका आंसर आएगा सी 10। इसमें जो करेक्ट होगा वो आपका आंसर आएगा 73। इसमें क्या बन रहा है? तो इसमें जो बन रहा है 5, 5 है, फिर 11 कैसे आएगा? तो 5 + 2 × 3 को ऐड करो 11,
फिर क्या है, 11 को प्लस 2 इंटू नहीं, आगे 3 करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे 4 कर देंगे, तो आपका 23 आ जाएगा। ऐसे ही ये आपका 73 आंसर सही होगा। चलिए, करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन है इसमें। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पे है? भारत तो 22वें स्थान पे है। कितना है? 82 नंबर पे है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया? का पहला देश कौन सा बना है? तो डेनमार्क बना है, पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला। पुस्तक एक तरफ दी गई है, एक तरफ लेखक दिए गए हैं, तो व्हाट वेंट रॉन्ग विद कैपिटलिज्म, इसका जो करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। दोनों सभी आपके सुमेलित हैं। द लॉज ऑफ कनेक्शन डेविड रॉमशन, बाउंड्री लैब इनसाइड द ग्लोबल एक्सपेरिमेंट कॉल सपोर्ट नंदन कामत और इंडियाज ट्रेड पॉलिसी द 1990s एंड बियॉन्ड अरविंद पनगड़िया। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ब्रांगा पुल्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विश्व के सबसे ऊंचे मल्टी स्पैन पुल के रूप में मान्यता दी गई है? तो आपका करेक्ट है, यह पुल सोएक नदी पर है। ये भी आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। हाल में घोल मछली में निम्नलिखित में से किस प्रदेश द्वारा राज्य मछली घोषित किया गया है? तो गुजरात हो जाएगा घोल मछली। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बीएपीएस हिंदू मंदिर के संदर्भ में यह अबू धाबी में स्थित पहला हिंदू मंदिर है। यह मंदिर सूर्य को समर्पित है, तो करेक्ट जो होगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दूसरा आपका इनकरेक्ट है। विश्व धरोहर समिति 86वें सत्र के दौरान 26 जुलाई 2024 को मोइद्दम होम राजवंश की टीला दफन प्रणाली को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की घोषणा की गई। यह प्रणाली निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन आपका करेक्ट हो जाएगा? तो आपके दोनों करेक्ट हैं। इसका रिपोर्ट में 18वां संस्करण है। वैश्विक कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी 42% है। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निम्नलिखित में से किन राष्ट्रों में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया है? तो जो सर करेक्ट होगा, डेनमार्क, पाकिस्तान, ग्रीस, पनामा, ये चारों को। निम्नलिखित में रचनाओं पर विचार करना है। रामचरितमानस, पंचतंत्र, सह हृदय लोचन, उपयुक्त में से कौन सी रचनाओं को यूनेस्को विश्व स्मृति एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय समिति के लिए क्षेत्रीय रजिस्टर में शामिल किया है? तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, तीनों को शामिल किया है। चलिए, हमारी जो संस्कृति आईएएस की आरओ की टेस्ट सीरीज है, 10 नंबर की टेस्ट सीरीज है ये। इसके जीएस के 140 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। तो इसकी जो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, सब्सक्राइब भी अवश्य करिएगा, प्लीज़ शेयर भी अवश्य करिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।